नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर के जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग परेशान है स्मार्ट मीटर को लेकर के और अब उनका धैर्य जवाब दे जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग ना सिर्फ जो बिजली घर है वहां पर अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं, बल्कि स्मार्ट मीटर उखाड़ करके अपने साथ लेकर के चले जा रहे हैं। तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई। अगर जालौन में देखा गया कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर निकल आई और वो बिजली घर पर पहुंच करके उन्होंने प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात है कि जब से स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की कवायद हुई है, तमाम जो स्मार्ट मीटर थे उनको प्रीपेड में कन्वर्ट किया गया है या फिर जो नए कनेक्शन थे उनको प्रीपेड मीटर दिया जा रहा है। ऐसे में तमाम परेशानियां सामने आई थी, लेकिन हाल फिलहाल में एक आदेश आया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि बिना उपभोक्ता की मर्जी के से आप प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जिनके भी जो मीटर थे वो तब्दील हुए थे स्मार्ट से प्रीपेड में, वो अधिशासी अभियंता के पास जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे और एप्लीकेशन देकर के वापस अपने स्मार्ट मीटर को कन्वर्ट करा सकते थे। लेकिन तस्वीर नहीं बदली है। अभी भी कई जगहों से इस तरीके के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। लोग ना सिर्फ बिजली घर के सामने धरने पर बैठ जा रहे हैं, बल्कि लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में बिल अधिक आ रहा है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी ना तो कार्रवाई की जा रही है, ना तो मीटर बदला जा रहा है और ना ही इसको लेकर के कोई ऐसा है कि कोई जरूरी कदम उठाया जा रहा है जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। इसको लेकर के तमाम जगहों से तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर बयां करती है कि प्रीपेड मीटर कहीं ना कहीं बिजली विभाग के लिए अब सिरदर्द बन गया है उपभोक्ता के साथ साथ, क्योंकि लगातार इस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हर जगहों से आ रही है। प्रदर्शन करते हुए जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, वो ऑफिस तक पहुंच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है लोगों का, उपभोक्ताओं का, वो बिजली अधिकारियों पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि डीएम आश्वासन देते हैं, अधिकारी आश्वासन देते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन नतीजा सिफर है, कुछ भी हासिल नहीं होता। कमोबेश स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। तो साफ तौर पर प्रीपेड मीटर को लेकर के लोगों के बीच में एक बड़ा और अहम गुस्सा है और ये गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। एक और खबर आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ से है, क्योंकि एक बड़ा अग्निकांड राजधानी लखनऊ में हुआ था और राजधानी लखनऊ के विकास नगर में 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। आलम यह है वहां का कि इस वक्त अगर वहां पर जाएंगे तो देखेंगे एक तिनका भी नहीं बचा है। जो लोग वहां पर हैं वो जो कुछ बचा हुआ सामान है, छोटा मोटा जो उनका चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कोई भी उपकरण हो, उसे इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां वहां की बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें इस अग्निकांड में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। कुछ लोग झुलस गए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे थे, डीएम भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था इस पूरे मामले पर और अधिकारियों को निर्देशित किया था। वहां पर मजमा लगा हुआ है, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लोग अपनी तरफ से शिकायत कर रहे हैं, वो प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार उन लोगों की मदद के लिए प्रशासन आगे आकर के उनकी मदद करने में जुटा हुआ है। फिलहाल वहां पर जो नुकसान है उसका जायजा लिया जा रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि यहाँ 1000-1200 से अधिक लोग यहाँ पर रहते थे और एक बड़ी ही घनी झोपड़ियों की बस्ती थी जो इस वक्त जल करके खाक हो चुकी है। तो बड़ा अग्निकांड है राजधानी लखनऊ में विकास नगर में जो हुआ। कल देर शाम ये पूरा अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड की जो लपटें थी वो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी और इस वक्त इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रायबरेली, इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर अखंड बात करें तो रायबरेली की सबसे बड़ी खबर, मैं पहले एक आपको वीडियो और ऑडियो दोनों सुनवाना चाहूंगा। ये रायबरेली के एसपी और फायर ब्रांड नेता अगर हम कहें तो इसमें शायद कुरेद नहीं होगा, पल्लवी पटेल के बीच वार्तालाप है फोन पे। थाना जगतपुर का पूरा मामला है। मैं आपको पूरा ऑडियो सुनवाना चाहूंगा, वो ऑडियो और वीडियो दोनों देखें। ये कब तक देंगे आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? नहीं, आप निश्चिंत रहें तो जल्दी कार्रवाई करते नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती। आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। चलिए, ऑफिस का है इनका, चलिए। हाँ दीदी, बहुत सुना तो नहीं। हमने उल्टा कहते राशन लाने जाओ तो उल्टा कहते कि सब लोग साथ थे, क्या कर रहे हो? पूरे गांव को धमकी दे रहे हैं।
राशन भी हम लोग 6 महीने राशन वो लोग नहीं दिए। राशन लिए जाते हैं। एक आदमी बोला सभी कोई एक साथ में नहीं बोला। हेलो हाँ हेलो जी मैडम। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ हाँ और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया। नहीं हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, बात नहीं कर रही। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए। और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं, जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है। आपका ही नियम कहता है 108 धारा में गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, तो जल्दी की समय सीमा मेंशन है उसमें। नहीं ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बता दीजिए कितनी समय सीमा। मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए। आप हमको 10 दिन में एक बार फॉलो अप कितने दिन का? 15 दिन। 15 दिन। याद रखिएगा एसपी साहब, 15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। हाँ, नहीं अगर इस तरह से ये करना है तो बात नहीं। आप नहीं करना नहीं है, मैंने आपसे पूछा आपकी सुविधा अनुरूप कितना टाइम आपको चाहिए, आपने 15 बोला। मैं अब आपसे अपडेट 15 दिन बाद लूंगी। विवेचना समझते होगी, अपने हिसाब से होगी। नहीं, आप विवेचना बिल्कुल करिए, लेकिन जिसके नाम आपने धारा लिखी है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आपको करनी होगी। थैंक यू। या थैंक यू सो मच, यू टू। 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है। 15 दिन नहीं होगा तो पुनः इस बार एसपी साहब के ऑफिस में बात होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? सुना आपने अखंड, ये पल्लवी पटेल है और अपना दल कमेरावादी की जो है नेता है, और नेता क्यों ना हो इतनी तेज, क्योंकि सिराथू से विधायक है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराकर विधायक बनी। और जगतपुर थाना वो क्षेत्र है, मैं आपको एक बार अवगत करा दूं, अपने दर्शकों को अवगत करा दूं। शायद ये किसी मीडिया वालों ने ये लाइन नहीं दिखाई है, मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम राजनीति के पहलू से अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की जो शादी हुई है, वो जिस गांव छिछौरा गांव की घटना है, जहां पर ये मैडम बैठी है, वहीं से पास में पिछवाड़ा है। और पिछवाड़ा में ये पूरी दुनिया और उत्तर प्रदेश जानता है कि क्या है, केशव प्रसाद मौर्य का उनके बेटे की शादी हुई। तो इस थाना जगतपुर क्षेत्र में आकर के राजनीति करना और एसपी से इस तरीके से बात करना, पल्लवी पटेल का सिर्फ एक मकसद है कि उनके अपने क्षेत्र में जहां केशव प्रसाद मौर्य का कनेक्शन है, जहां केशव प्रसाद मौर्य जुड़े हुए हैं, वहां से इस मामले को तूल देना। और एसपी ने, आपने भी सुना, हमने भी सुना, हमारे दर्शकों ने, एसपी ने कहा कि आप अगर चिल्लाएंगी या गुस्सा करेंगी तो इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते। तो उसके बाद उनका जवाब क्या आया, ये हमने सबने सुना। और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि आप कितने दिन का टाइम ले रहे हो, उतने दिन का टाइम ले लीजिए। उसके बाद सीधे धमकी है रायबरेली पुलिस को कि हम घेराव करेंगे। उसके पहले चलिए ऑफिस चलिए। और एसपी ने बड़े प्यार से बात करी और बड़े लहजे में बात करी कि अगर आप इस तरीके बात करेंगे, विवेचना प्रचलित है, विवेचना होगी, विवेचना का एक टाइम है, उस टाइम के तहत। और ये पूरा मामला, अगर हमने आपको एक बार बताया था कि ये पूरा मामला थाना जगतपुर क्षेत्र के लोन, फर्जी लोन से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बैंक मैनेजर लोन दे देता है किसी दूसरे गांव वाले के नाम पर, और वो गांव वाला आज भी फ्री में घूम रहा है ऐसे। तो देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, मैं इसमें बिल्कुल कहूंगा, इसमें पुलिस की लापरवाही। विवेचना के तहत अगर नाम आ रहा है और एफआईआर नामजद है, उसके बाद इस जब ये व्यक्ति की जो लोन जिसके नाम हुआ, इसकी डेथ हो गई और गांव वालों ने हाईवे जाम किया, उसको लेकर के डेड बॉडी रखी रही। उसके बाद 3 दिन बाद दाह संस्कार होता है। उसके बाद रायबरेली पुलिस इसमें 4-5 चिन्हित करके नाम एफआईआर दर्ज करती है नामजद, और 150 लोग अज्ञात। ये रायबरेली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद अखंड अब इस पूरे मामले पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। और राजनीति की आपने देखा, कमेरावादी अपना दल की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने जगतपुर थाना छिछौरा गांव में पहुंचकर कल उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और डायरेक्ट एसपी को वहीं से फोन किया। और ये वाद विवाद सोशल मीडिया पर, या यूं कहें मीडिया में, आज
हाईलाइटेड है और ये हर जगह वायरल है। और उसके आधार पर इस तरीके से एसपी जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप चिल्लाएंगी या ऐसे बात करेगी, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो अगर वो किसी अधिकारी से और खासकर डीएम और एसपी से बात करे तो ऐसे में मेरा मानना ऐसा है कि एक तरीका होता है बात करने का, इस तरीके सबसे बीच में बैठ करके बातें करना और सोशल मीडिया पे उसको जताना कि हम आए हैं। और एक ऐसे उस पे जहां मैंने आपको पूरी घटना बताई कि पल्लवी पटेल का यहाँ पे आना और इस केशव प्रसाद मौर्य की रिश्तेदारी होना उसी गांव के बगल में, ये सब राजनीति का एक पहलू है। और उस राजनीति के पहलू पर अब इस मामले को तूल दिया जा रहा है जो जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिछौरा गांव में हुआ है। और कल से ये वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल है सोशल मीडिया पर। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि हम तो पहले दाद देंगे एसपी साहब और बिल्कुल बोलेंगे एसपी साहब ने, क्योंकि अगर इस तरीके से किसी मामले में कोई जनप्रतिनिधि किसी पर अधिकारी पर दबाव बनाएगा तो गलत है। ये कहना सही है कि आपने को कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी, आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन फिलहाल जो एसपी के साथ जिस तरीके से बात करती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि आप करके कब बताओगे, मैंने आपसे बोला था। तो राजनीति करना अपनी जगह पर है, इस तरीके से सोशल मीडिया पर आप स्पीकर ऑन करके एसपी से बात करके आप क्या जताना चाहते हैं? कार्रवाई करेगा क्या? किसी कहने से तो एसपी कार्रवाई करेगा नहीं। एसपी कार्रवाई करेगा अपनी जो धाराएं लगी हैं, जो लोग उसमें शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करेगा। पर अगर कोई जनप्रतिनिधि राजनीतिक मामला हो, अगर उसमें राजनीति में इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रही हो, किसी ईर्ष्या द्वेष में कराया जा रहा हो, जो भी वजह हो, लेकिन सवाल यही है कि एक अधिकारी की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, वो तो अधिकारी जानता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जनप्रतिनिधि कहीं बैठ गया, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो या फिर कुछ भी हो, वो विधायक हो, उसने डिप्टी सीएम को हराया हो, तो उसके पास कोई अधिकार थोड़ी ना आ गया कि आपने डिप्टी सीएम को हरा दिया तो अब पूरे प्रदेश की जो अधिकारी होंगे वो आपसे डरने और दबने लगेंगे। और हालात अगर ऐसे हैं कि आपको कोई बात करनी है, मैं बिल्कुल कहता हूं पीड़ित के साथ भी है, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। लेकिन ये भी तो सवाल बनता है ना कि आखिरकार ये जनप्रतिनिधियों को आखिर हो क्या गया है? स्पीकर ऑन करके अधिकारी को फोन मिला करके उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाता है। तो क्या सही है ये? क्या जनप्रतिनिधि अब इस तरीके की चीजें करेंगे? देखिए आपने किया, उन्होंने थैंक यू बोल के काट दिया फोन आपको, फिर तुरंत आपने फोन, फिर एक चीज ये कह रहा हूँ द्रवीर, हाँ बिल्कुल, उसके बाद आपने फोन काट के कहा ऑफिस चलते, फिर पता नहीं आपने 2 सेकंड 5 सेकंड क्या सोचा, फिर उसके बाद फिर से आपने फोन मिला दिया और फिर उन्होंने आपकी बात कही और फिर उन्होंने बोला भी, बड़े प्यार से समझाया। एक अधिकारी जिस तरीके शालीनता के साथ बात कर सकता है वो उन्होंने उसका परिचय दिया। पर आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी उसका परिचय देना चाहिए था। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप कोई दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आखिर में क्या रिजल्ट हुआ? आपने भी 15 दिन का समय मांगा और 15 दिन का उन्होंने समय दिया। रिजल्ट दबाव बनाकर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। और शायद मुझे लगता है ऐसा कभी कभी कि जब न्याय मिलने वाला होता है तो इस तरीके के जब मामले राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं तो वहां पर न्याय की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से अगर देखिए मैंने आपको बताया और आपने भी कहा कि ये जो ऐसे स्पीकर पे बात करना और अपने आप को हाईलाइट करना, तो इसमें सीधी सी बात है, यहाँ पर पीड़ित का काम हो ना हो, उनका काम हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी जो चमक है उसको चमकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अपने नाम को, इससे पहले पल्लवी पटेल को रायबरेली में आते जाते लोगों ने देखा और सब कुछ हुआ, लेकिन ये मामला उनको ऐसा मिला कि जिसमें हाईलाइट हो सकती है मीडिया के सामने। वहां पर बाकायदे आपका रिसीवर और माइक लगाकर, आपने देखा होगा रिसीवर और माइक लगा है उनके दुपट्टे में, और वीडियो बनवाना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने के लिए ये। और जैसा आपने कहा कि दबाव देखिए, एसपी ने सही कहा कि अगर आप चिल्लाएंगी लहजे में, अगर आप चिल्लाएंगी, गुस्सा करेंगी, तो ऐसे बात नहीं होगी। आप बैठ के बात करिए और जो बात कर रही है उसका आपको टाइम दीजिए। विवेचना है, विवेचना के एक टाइम होता है। अब किसी के ऊपर आरोप लगा है, वो आरोप अभी लगा है, अब वो आरोप कहां तक सिद्ध है, क्योंकि उसमें 2 चीज इन्वॉल्व है। एक उसमें केंद्र सरकार, मैं अगर बात करूं बैंक इन्वॉल्व है, और दूसरा मैनेजर, और तीसरा वो पर्सन जिसके नाम पर, जिसके अकाउंट में वो पैसा गया, और वो उसी गांव का बंदा है। तो अब देखिए, पुलिस की लापरवाही इसमें अभी तब मानी जाएगी जब आपके यहाँ उस विवेचना के तहत सारी चीजें निकल के आएंगी और विवेचना इसमें सही होगी अखंड। और विवेचना में किसी भी मामले पे ऐसे जहां पर 420 हो या ऐसे तो और मामले हो, उन सब विवेचनाओं में टाइम लगता है। और उसको गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी करना पहला वो नहीं है। पहले किसी मासूम के साथ ऐसा, देखिए मैं नहीं जानता वो गलत है सही है, लेकिन अगर गलत है या फिर सही भी है तो विवेचना के तहत ही आएगा।
एक ईमानदार और एक अच्छे ऑफिसर का, एक अच्छे अधिकारी का यही रुझान होना चाहिए कि जो भी विवेचना हो वो कायदे से हो और सही से हो और उसके तहत ही काम करना चाहिए, और उसको लेकर के आप किसी दूसरे एक सीधे साधे या यूं कहें या किसी मजलूम को कोई ऐसा इंसान ना हो जो कानून से, जो पुलिस से नफरत पहले लोग करते थे, मेरे पुलिस किसी की नहीं है, पुलिस अपने आप की भी नहीं होती, तो वो पुलिस के ऊपर जो एक टैग लगा है उसको हटाने के लिए पुलिस जिस तरीके से एसपी रायबरेली रवि कुमार ने जवाब दिया कि विवेचना में टाइम लगेगा, 15 दिन मैक्सिमम टाइम आप दीजिए और उसके बाद उसके बाद आप जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। तो ये उन्होंने एक सही जवाब दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विवेचना में हर एक पहलू निकल के आता है कि क्या सही है। अब बैंक भी उसमें अपनी विवेचना कहें या यूं कहें कि पुलिस को कॉपरेट करेगी, बैंक भी बताएगी, तो उसमें दोनों चीज देखा जा रहा है। एक एंगल हो तो विवेचना हो सकता है जल्दी हो सकती है, लेकिन बैंक के कर्मी भी इन्वॉल्व है, बैंक के लोग भी इन्वॉल्व है, ब्रांच मैनेजर के ऊपर भी आरोप लग रहा है और उसके बाद अब थर्ड पर्सन जिसके अकाउंट में पैसा गया उसके ऊपर भी आरोप लग रहा है, और किसने कराया क्या कराया, तो विवेचना में टाइम डेफिनेटली लग सकता है इसमें। लेकिन रेलवे पुलिस का कहना है जो भी होगा वो सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। जी होनी भी चाहिए इंद्रवीर। हमारे देश का कानून भी ऐसा है कि निर्दोष ना फंसे, भले ही जो आरोपी हैं वो छूट जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि सजा के चक्कर में कोई निर्दोष फंस जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब इस तरीके का दबाव बनता है, वो भी पॉलिटिकल जब दबाव बनता है, तो चीजें दूसरी दिशा में चली जाती हैं। दबाव में आकर के पुलिस कुछ तरीके की कभी कभी कार्रवाई कर जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सारा का सारा मामला पॉलिटिकल था। फिलहाल इस तरीके से स्पीकर ऑन करके सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, वायरल होने के लिए इस तरीके का जो कंटेंट, ये तमाम जो विधायक है, अभी हमने हाल फिलहाल में बीजेपी को भी एक विधायक को देखा था किस तरीके अधिकारी को हड़का रहे थे, कमरे में बंद करके मारने की बात कह रहे थे। तो इस तरीके के बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। और अगर इस तरीके का बिहेवियर जो सरकारी मुलाजिम होंगे, जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनके साथ अगर इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा तो अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिरकार जब जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे तो आम जनता क्या करेगी और किस तरीके का व्यवहार करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। सरफराज हमारे साथ बने हुए। सरफराज, बहराइच से बताइए कौन सी खबर है। देखन जी, आपको बता दें पिछली बार से पेट्रोल को लेके लोग परेशान थे और परसों रात से देखने को मिला है कि बहराइच के मतलब 41 पेट्रोल पंप जितने भी हैं सब बंद है। किसान भी परेशान है, छात्र भी परेशान है। अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी बोलता है कि सब कुछ आपूर्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ने जो फील्ड में देखा है, जाके सर्वे किया है, तो लगभग सारे पेट्रोल पंप बंद है और लोगों को भीड़ भी लगी, किसान भी बहुत ज्यादा परेशान है। जी नहीं तो आज भी हालात क्या ऐसे हैं, क्या बहराइच में या बहराइच के आसपास भी आपको, क्योंकि लखनऊ में तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि पेट्रोल पंप में पूरे के पूरे पेट्रोल पंप, क्योंकि अगर आप बता रहे 41 पेट्रोल पंप बंद है तो क्या कितने पेट्रोल पंप होंगे बहराइच में? अगर उसमें से इस तरीके की संख्या है तो अच्छी खासी संख्या मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद भी बताया कि 41 पेट्रोल पंप है। अधिकारी डीएसओ जो है तिवारी जी, उन्होंने ही मतलब बाइट दी थी जो बोला था। और देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन लोग अभी भी परेशान है। अब देखते हैं तो इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं सरफराज, क्या आखिरकार क्या वजह बताइए? मान लीजिए अधिकारी छुपा रहे हो, नहीं बता रहे हो, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक होंगे वो तो अपनी बात रखते होंगे ना कि किस वजह से पेट्रोल पंप बंद है, क्या कारण है? अब तो वो सामने ही नहीं आ रहे हैं ना। वहाँ के जो स्टाफ है वो सब बैरिकेटिंग कर दिया, सब पूरा बंद कर दिया है, पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। तो जब किसी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे तो उससे फिर अभी कुछ ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। अधिकारी का कहना है कि सब कुछ पूर्ति है, हर चीज है, लेकिन ऐसा तो देखने को कहीं नहीं मिल रहा। हर लोग लाइन लगाए हुए खड़े, इतनी तेज धूप है, किसान भी परेशान है, छात्राओं को स्कूल जाने में भी देर होती है। तो इसमें अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए ना। मीडिया पे जो उन्होंने बोला है कि सब कुछ आपूर्ति पूरी है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है। जी नहीं तो आपने अभी हाल फिलहाल का जायजा लिया, अभी हाल फिलहाल में हालात क्या है आप जहां पर हैं वहां के? अगर आसपास की बात की जाए तो कितने ऐसे पेट्रोल पंप आपकी जानकारी में है जो इस वक्त बंद है? जी, अगर देखा जाए तो हमारे डिगिया चौराहे पे 3 पेट्रोल पंप है। अस्पताल चौराहे से लेकर डिगिया चौराहे तक 3 पेट्रोल पंप है, तीनों पे नहीं है। कल पानी टंकी पे मिला शाम को, उसके बाद से फिर वहां से भी बंद हो गया। लगभग जितने भी बैराज के पेट्रोल पंप है सभी बंद पाए जा रहे हैं। लोगों की भीड़ एकत्रित है अभी भी। मतलब सारे पेट्रोल पंप बहराइच के बंद हैं? बिल्कुल। और उसके बाद अधिकारी कह रहे हैं कि सारी आपूर्ति हो रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे कोई भी क्या खुलकर नहीं बोल रहा है? ऐसा नहीं होगा क्या दबे शब्दों में या दबी जुबान से कोई बता रहा है कि क्या इसके पीछे वजह है? कोई जानकारी निकल करके सामने आई है ऐसी?
कुछ नहीं, वो उनसे जो पूछा जा रहा है, कह रहे टैंकर आ रही है, टैंकर आ रही है, टैंकर कल 12 बजे आपको मिलेगा। रात के लोग को, मतलब लोग जो गांव के देहात वाले लोग थे, वो 12-12 बजे रात को ही पेट्रोल पंप पे स्टे किए, तब भी वो लोग मायूस हो गए, वापस लौटे। फिर सुबह को यही चीज देखने को मिला। अब अभी हम लोग फिर जाएंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर जैसा होगा फिर वैसा फिर माध्यम से दर्शकों को बताया जाएगा क्या है। आप बिल्कुल जी सरफराज, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, जिम्मेदारों से बात बिल्कुल कीजिए और उन अधिकारियों से बात कीजिए कि आखिरकार इस तरीके की अगर समस्या है कि पूरे बहराइच में पेट्रोल पंप अगर खाली है, टैंक खाली है, तो लोग परेशान नहीं होंगे तो और क्या होंगे। और अगर इस परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है तो कम से कम क्या कर सकते हैं आप वो तो बयां करिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या हो जाएगी अगर इस तरीके से पूरा बहराइच अगर इस चपेट में आ जाएगा कि सब कुछ बंद, पेट्रोल तक नहीं रह जाएगा, तो आखिरकार बड़ी दिक्कत होगी। फिलहाल उस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहराइच से आपने बड़ी खबर बताई है कि बहराइच में अगर पूरे पेट्रोल पंप, सभी पेट्रोल पंप पे जैसा कि सरफराज बता रहे हैं वहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, तो बड़ी खबर है। लेकिन इसके बारे में जरूर ग्राउंड पर भी जाइएगा सरफराज और देखिएगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, या सच में ये खबर जो आ रही है कुछ पेट्रोल पंप से सभी पेट्रोल पंप तक जाने की, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। और इस ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा जाए तो अभी हमारे ही पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो अब जैसा होगा ऐसे आप देखते हैं। बिल्कुल सरफराज, इसको लेकर के जो भी होगा अधिकारियों से मोबाइल कांटेक्ट कीजिए, फोन करके बात कीजिए कि आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे, किस तरीके से सारे पेट्रोल पंप अभी भी अनिल बने हुए हैं। अगर हो सकेगा तो हम लोग लाइव कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई अधिकारी हो तो जरूर उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपके पास है, हम लोग भी लाइव में जुड़े तो देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है इस पूरे मामले पे। आप तब तक लाइव में कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, तब तक हम ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ एक प्रतापियों का गढ़ है, सही है, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं। किस तरीके से मैंने परसों प्रतापगढ़ के सांसद से कुछ तीखे सवाल पूछे, मेडिकल से संबंधित सवाल पूछे गए, लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट्स है जो देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास के शॉर्ट्स है। सबसे महत्वपूर्ण आपको बातें बताते चलूं कि ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज पहले जिला अस्पताल था, जिला अस्पताल से अब मेडिकल कॉलेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो सावधान, पहले आप जैसे ओपीडी में जाते हैं, 1 रुपए की पर्ची कटवाते हैं, फिर उसके बाद आप जो है डॉक्टर को दिखाते हैं, तो सेम कंडीशन प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सोनेलाल पटेल में भी यही चल रहा है। अगर आप पीड़ित है और खासतौर पर एक्सीडेंटल मामला है या आप घायल है कैसे, तो पहले वो घायल जाकर के पर्ची कटवाए, और पर्ची कटवाने के लिए कितनी देर वेट करना पड़ता है वो ये विजुअल बयां करेगा। किस तरीके से एक तरीके से पीड़ितों को परेशान किया जाता है, तीमारदारों को परेशान किया जाता है, और क्या होता है पूरे मेडिकल कॉलेज में, ये बयां कर रहा है ये प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को पलीदा लगाते हैं ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी, ऐसे जो वहाँ वर्कर्स है, वो पलीदा लगाते हैं। किस तरीके से लोग परेशान होते हैं। बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के लोग लापरवाह होते हैं, और बात करें शिक्षा विभाग में तो शिक्षा विभाग में कॉपी किताबों में लूट होती है, एडमिशन के नाम पे लूट की जाती है। बात करें सड़कों पे तो ठेकेदार जो सड़क बनाते हैं नॉर्मल रूप में बना के लेके चले जाते हैं, एक बरसात, एक दिन की आधे घंटे की बरसात हो जाए तो वो सड़क नहीं टिक पाती। वही चीज हाल है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग में पहली बात तो आप तड़प तड़प से मर जाइए, लेकिन जब तक आप पर्ची नहीं कटवाएंगे आपका इलाज नहीं होगा। मेरे पास वो शॉर्ट्स है, पहले वो शॉर्ट्स देखा जाए, फिर आगे मैं इस पूरी खबर को कंटिन्यू करता हूँ। अखंड, जब तक शॉर्ट्स चल रहा है तब तक मैं आपको ये बताता चलूं, कल देर रात तकरीबन मैं बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आपको बताता चलूं, कल देर रात तकरीबन मैं 9:30 बजे के आसपास में मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। मेरे एक जानकार व्यक्ति थे, उनकी मामी जी का एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें उनका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ था, एक पैर फ्रैक्चर हुआ था, मोटरसाइकिल से थे और टक्कर लग गई थी। तो मुझे सूचना मिली तो मैं भी मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचने के बाद ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई मैं पर्सनली उनसे दुश्मनी निकाल रहा हूँ, पर्सनली चीजें बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं था।
मेरा पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं ऐसे, लेकिन बात होती है कि मेरे ही साथ नहीं, वहां पे 2-3 एक्सीडेंट्स के ऐसे मामले आए थे जो पहले पर्चियों के लिए लाइन दिखा रहे थे। ये जो विजुअल आपने देखा है, पर्ची का काउंटर है। साफ तौर पे देखिए, पहली बात तो पर्ची का काउंटर का सिस्टम चल रहा है, लेकिन काउंटर पे कोई मौजूद नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो पहले आप आएंगे पर्ची काउंटर पे, पर्ची काउंटर पे 1 रुपए की पर्ची कटवाएंगे, तब आप आगे जाकर के इलाज करवाएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर पर्ची काउंटर पे तीमारदार जा रहा है और तीमारदार को वहां कोई नहीं मिल रहा है, तो साफ तौर पे जो कर्मचारी है तो घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सवाल ये है कि एसपी सिंह पटेल, जो कि इनसे ये भी पूछा गया था उस दिन कि अगर कोई भी एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहले से पर्चे पे तैयार होता है, रेफर टू स्वरूप पुरानी, और वहां के लिए रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज आखिर बना किस लिए है? सुविधाएं होती हैं, एक एक चीज की सुविधाएं होती है। यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन बाजी की जा रही है। मुझे कहने में कोई विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कमीशन बाजी चल रही है। अगर ओपीडी में कोई डॉक्टर देखता है तो औषधि केंद्र से दवा न लिख करके बाहर के मेडिकल स्टोरों से दवाई दी जाती है, जहां पे उनका कमीशन फिक्स होता है। साफ तौर पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, अगर कोई ऑपरेशन होना है तो पहले वहां दलाल घूमते रहते हैं, उनको आप 2 से 3 हजार रुपए देंगे, फिर उसके बाद जो फीसेज होती है मेडिकल कॉलेज की, उस फीस को जमा करवाएंगे, तब जाकर के आपका ऑपरेशन होता है। अगर आपको कोई पट्टी लानी भी है, जो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होती है, बट उसके नाम पे भी चार्ज लिया जाता है। साफ तौर पे प्रिंसिपल, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है, वो शहर के मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पे नीट के जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल बैठते हैं। लेकिन नाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो बात की है काफी लोगों से, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल हफ्ते में शायद एक दिन अगर आ भी गए तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते हैं। तो सोचिए, जब प्रिंसिपल ही नहीं बैठते हैं तो कैसे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा और कैसे लोगों को राहत मिलेगी। साफ तौर पर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको एक किस्सा याद हो तो तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मैं खुद उसका भुक्तभोगी हुआ हूँ। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, उस दौरान क्रिकेट खेलने के दौरान मेरे नाखून का पैर हल्का सा उखड़ा था। इन लोगों के चक्कर में मेरे पूरे नाखून, पैर का पूरे नाखून निकल गया था, और सिर्फ ये कहा गया था कि पहले जाओ 1 रुपए की पर्ची बनवा करके लेकर के आओ। और साफ तौर पे यहाँ के डॉक्टरों की गुंडाई एकदम चरम पे रहती है। और साफ तौर पे देखा गया है कि एक बड़े संस्थान के फोटोग्राफर को यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने लाठियों से मारा था। एक फोटोग्राफर थे जो कि सबसे पुराने फोटोग्राफर थे, लाठियों से मार करके खदेड़ा गया था। पत्रकारों के साथ ये बच्चा करते हैं, तो सोचिए तीमारदारों के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। साफ तौर पे ये सोनेलाल पटेल ने जब भी कोई भी केसेस होते हैं तो सीधे तौर पे कमीशन खोरी की जाती है। यहाँ पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और ये सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि ये विजुअल स्पष्ट करता है कि यहाँ के जो पर्ची, मैं 1 रुपए की पर्ची की बात नहीं करता हूँ। 1 रुपए आज की डेट में किसी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप वहां काउंटर पे उपस्थित तो रहिए। अगर पर्ची काटेंगे तभी तो आगे के लोगों का वो होगा। इमरजेंसी आप जाएंगे तो इमरजेंसी में ऑलरेडी प्लेन पर्चियां काट के रखी जाती है, लेकिन वहां पे पर्ची कट के नहीं रखी होती है, जबकि वहां पे एक सिस्टम लगा होना चाहिए। वहां पे कोई भी सिस्टम पर्ची काटने का नहीं लगा है। तो साफ तौर पे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में कितना बड़ा खेला चल रहा है। अगर जो तीमारदार एडमिट होते हैं, जो मरीज एडमिट होते हैं, उनकी बात करें तो जो भोजन दिया जाता है, मैं ये कहूंगा कि जेल से भी बदतर। मैंने जेल के अंदर का भी भोजन देखा हुआ है, हम लोगों को बुलाया गया है, जेल से भी बदतर यहाँ के मरीजों को भोजन दिया जाता है। और सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो भी सीएमओ और प्रिंसिपल के चहेते ठेकेदार हैं। सोचिए, चहेते लोगों को जो है ठेका दिया गया है, जो आप वहां पे भोजन करेंगे, चाहे वो 100 बेड महिला अस्पताल हो और चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो,
हर जगह घोटालों का अंबार पड़ा हुआ है। अगर सही मायने में आप एक तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा काला धंधा चल रहा है और सिर्फ कमीशन बाजी चल रही है। एक्सरे के नाम पे यहाँ पे 200-200 रुपए ले लिए जाते हैं, जबकि उसका चार्ज 70 रुपए है। एक प्लेट का चार्ज, एक एक्सरे का चार्ज 70 रुपए होता है, 200-200 रुपए ले लिया जाता है। नहीं मैं ज्ञानेंद्र, कंप्लीट कर रहा हूँ और बताइए, कंप्लीट कर लीजिए, कर लीजिए। और साफ तौर पे मैं बताता चलूं, अगर प्राइवेट रूम मेरी जानकारी है 600 रुपए प्रतिदिन का, उसमें ये लोग क्या कहते हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि 600 रुपए बेड का चार्ज है, 3000 रुपए आप जमा, पहले आप 3000 जमा करिए और उसके बाद ये ग्लूकोज और अन्य दवाएं जो सिरिंज लगती है प्राइवेट रूम में जोड़ा जाता है। ये कहाँ का नियम है? ये पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं, में आए हैं, इलाज हर चीजों में आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप वार्ड में एडमिट है तो उसके लिए भी वहां पे तीमारदारों से पैसा वसूला जाता है। और साफ तौर पे हर एक जगहों पे अगर आप हॉस्पिटल के अंदर 1 रुपए की पर्ची आपने कटवा ली और एक स्टेप चलेंगे तो एक स्टेप का आपको वहां पे पैसा देना पड़ेगा। तो कोई भी सुधार मेडिकल कॉलेज में नहीं है। और सीधे तौर पे एसपी सिंह पटेल से भी जब मैंने ये सवाल पूछा था कि मेडिकल कॉलेज में अभी तक क्या सुधार हुई, यही मेडिकल कॉलेज अपना दल में लड़ाई हुई थी, नाम अपना दल कह रहा था कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल नाम से रखा जाएगा और भाजपा इसी नाम का विरोध कर रही थी। और लेकिन भाजपा इसी मेडिकल कॉलेज के जो प्रतापगढ़ के दिग्गज नेता है, इसी मेडिकल कॉलेज की दिखाई देते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आखिर आपने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, लेकिन जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं वो अस्पतालों में आते हैं और कहीं पे 700 रुपए इलाज करवाते हैं, उनको औकात नहीं होती, हैसियत नहीं होती है, तो प्राइवेट सेक्टरों में जा करके जो है इलाज करवा सके, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा करके इलाज करवा सके। लेकिन यही हॉस्पिटल, यही मेडिकल कॉलेज जो कि सरकारी है, उसको इन लोगों ने प्राइवेट का अड्डा बना दिया हुआ है। अगर अब सबसे बड़ी बात है कि अगर जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उन तमाम गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इस मेडिकल कॉलेज में, अब वो लूट का अड्डा है। जैसा कि ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि अगर वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं और जिसके कॉस्ट अगर एक्सरे की 70 रुपए है उसके 200 रुपए देने पड़ रहे हैं, दवाइयों को अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अंदर से ना लेकर के बाहर मेडिकल स्टोर से लेना पड़ रहा है, पट्टी का पैसा, या फिर बात करें हम वहां पे पर्ची का पैसा, कोई आया है तो ठीक है पर्ची प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर लूट का अड्डा बन जाएगा, जो गरीब वहां पर जाएगा, जो मजबूर वहां पर जाएगा, जो लाचार वहां पर जाएगा, वो कैसे व्यवस्था कर पाएगा। और दूसरी चीज, मेडिकल कॉलेज जाने के बाद वहां से अगर किसी और जगह रेफर कर दिया जाता है तो भी अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से जो ये मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल है, जो लोगों की सुविधाओं को, उनकी बुनियादी व्यवस्था को देखते हुए इनको खोला गया है, अगर वहां पर इस तरीके से लूटकांड होगा, इस तरीके से लूटा जाएगा तो तमाम सवाल खड़े होंगे, जैसा कि ज्ञानी बता भी रहे हैं वहां पर। और अगर उसको लेकर के किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो आप जनप्रतिनिधि हैं क्यों, ये आपको सोचना चाहिए। आपको इन सवालों से बचना नहीं चाहिए और आपको कहना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको जरूर सदन में उस पर चर्चा करने के लिए आवाज उठाएंगे, लोगों की बात बताएंगे या फिर सरकार से पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अमला भी है और प्रशासनिक अमला अभी तक अगर इस पूरे मामले पे अगर इस तरीके की जो जानकारी आप दे रहे हैं कि खाना वहां पर जेल से भी बदतर है, वहां पर जो फीस है वो जो मानक है उससे भी ऊपर लिए जा रहे हैं, जो तय रेट किए गए हैं उस रेट का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, और दवाइयां अस्पताल में ना मिल करके बाहर मिल रही है और जो इलाज होना चाहिए उसके लिए रेफर कर दिया जा रहा है। तो आखिरकार इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को भी तो होगी ज्ञानेंद्र, उसने क्या किया अभी तक इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई बड़ा अधिकारी आता है, देखिए सबसे पहले बात होती है कि अगर जिला अधिकारी का ट्रांसफर होता है, नए जिला अधिकारी की पोस्टिंग होती है, तो जिला अधिकारियों का सबसे पहला दौरा अस्पताल का ही होता है। तो अस्पताल में ट्रांसफर के दौरान ही पहले से ही अस्पताल को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता है, खाने की व्यवस्थाएं और के साथ साथ फल को भी ऐड कर दिया जाता है कि हम इनको एक केला, एक सेब देते हैं और साथ में फला दाल होती है, रोटी होती है, सब्जी होती है, रायता होता है, दही होता है, दूध होता है। लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी 1 हफ्ते पुराने हो जाते हैं फिर से वही रूटीन आ जाती है,
पानी आप ले रही हैं या दाल ले रही हैं समझ में नहीं आता। उसमें दाल है या पानी है, केवल हल्दी जैसे पूरा का पूरा दाल लगती है। रोटी पूरी पकी भी नहीं होती है, आधी कच्ची रोटी होती है। आप चावल तो कहिए छोड़िए, दूध अगर आपको जो मिलता है, पानी उसमें मिला है, दूध में पानी मिला है या पानी में दूध मिला है, ये समझ में नहीं आता है। साफ तौर पे भोजन की बात करें तो कई बार ऐसा दिखाया गया है और कई बार चला है, वही ठेकेदार रिपीट होता रहता है। माफी चाहूंगा। और दूसरी चीज, बाहर के मेडिकल कॉलेज इस समय उनकी बल्ले बल्ले है, और जो बाहर के मेडिकल स्टोर से उनकी बहुत ही बल्ले बल्ले है। क्योंकि अगर एक आपको सुई भी, क्योंकि देखिए सुई वहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन बाहर से भी सुइयां मंगाई जाती हैं। अगर आपको कोई आपकी हड्डी टूटी, उसका ऑपरेशन हुआ, प्लेट्स आपको चाहिए, जबकि वो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन प्रतापगढ़ में ना मिल करके इनके इलाहाबाद में भी सेटिंग है। सोचिए, प्रयागराज में सेटिंग है कि भैया यहाँ नहीं मिलेगा, आप प्रयागराज जाइए, इतने का है। वहां से भी इनको कमीशन मिलता है डॉक्टरों को। मैं क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जा करके वहां देखा है और महसूस किया। आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, क्योंकि एक औरत जो 70 साल की उम्र की थी, उसका पैर टूटा था, उसका हाथ टूटा था, साफ तौर पे वो बिलख रही थी, लेकिन पर्ची के लिए पहले हम लोगों ने लाइन लगाया। वहां लाइन छोड़िए, वहां कर्मचारी ही नहीं था, और तकरीबन 45 मिनट बाद वो पर्ची मिली है। दूसरी चीज, हम लोगों ने काफी देर तक जो है इंतजार किया। जब हम लोगों ने, मैं इमरजेंसी में पहुंचता हूँ तो डॉक्टर, पहली बात तो ठीक है, फार्मासिस्ट मुझे पहचानते हैं। अगर मुझे ना पहचानते थे, वो 70 साल की बूढ़ी औरत तकरीबन एक आधे घंटे से भिलक रही थी, 45 मिनट से। अगर मैं शायद वहां ना पहुंचता तो उसकी ड्रेसिंग भी जल्दी ना होती। सोचिए, पहचान वालों की, ये नहीं कहूंगा कि वहां एक पत्रकार की हैसियत से, मैं एक दोस्त के हैसियत से पहुंचा था, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद उनकी ड्रेसिंग शुरू की जा रही है, वो भी इमरजेंसी में। ये हालात है तो सोचिए, और न जाने कितने मरीजों के साथ ऐसे किए जाते होंगे, ऐसे इससे ज्यादा दुर्दशा होती होगी। पहली बात हाँ तो नहीं जब मैं वहां बिल्कुल, पहुंचा था, सबसे ज्ञानेंद्र बड़ा, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। सबसे स- सबसे बड़ी चीज देखा था कि इमरजेंसी के अंदर ही पानी भरा पड़ा है। ये बहुत सारी चीजें हैं। अस्पताल की कमियों को गिनाना शुरू करें तो बहुत सारी नहीं बिल्कुल, कमियां अब तो निकल आपने कर इतनी आएंगी। कमियां गिना दी हैं, अब इतनी कमियां गिना दी कि अब क्या कोई कुछ बचा है क्या? अभी हमारे ख्याल से अगर कुछ बचा है, अगर इन कमियों की बात आप कर रहे हैं ज्ञानी, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ कमियां ऐसी हैं जो गिनाएंगे। ये कह सकते हैं कि अस्पताल जो है, जहां पर लोग आते हैं सही होने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, वो अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं खुद स्ट्रेचर पर है। सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर जो है वो स्ट्रेचर पर है। चाहे वो पर्ची व्यवस्था हो, वो भी स्ट्रेचर पर है। लोगों को भोजन मिल रहे हैं, जो तीमारदार या जो फिर जो वहां पर मरीज भर्ती है, जो वहां पर खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, वो भी स्ट्रेचर पर है। वहां पर एक्सरे की जो व्यवस्था है या जो रेट है, वो भी स्ट्रेचर पर है। वहां के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी कार्यशैली ऐसी है कि लग रहा है कि कार्यशैली भी अपने स्ट्रेचर पर है। तो सारे लोग स्ट्रेचर पर ही हैं, तो अब कोई कमी नहीं बची है। अब इतनी कमी आपने गिना दी, कितनी कमियां हैं कि अब उस कमियों या लूप होल कहें या एक बहुत बड़ा सा होल कहें, क्या कह सकते हैं? कह नहीं सकते। लूप होल नहीं है, बहुत बड़ा सा होल है, और इतनी कमियां हैं कि शायद अभी इस कमियों को दूर करने के लिए भी हमें लगता है कि प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी है, जैसा कि आपने बताया कि जिलाधिकारी आते हैं तो तब तुरंत शुरू कर दिया जाता है। तो फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कुछ व्यवस्था होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अमले को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वहां पर इस तरीके की स्थितियां हैं, तो आपको अपने एंगल से पता कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए कि आखिरकार मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर इस तरीके की व्यवस्था है कि सारी की सारी व्यवस्था स्ट्रक्चर पर वहां पर है, और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो परेशान है, हैरान है कि आखिरकार किस तरीके से चलेगा। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम की जो लापरवाही है, मेडिकल कॉलेज की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको आपने एक एक करके गिनाया है, वो साफ तौर पर बयां करती है कि सरकारी सुविधा जो लोगों के लिए होती है वो किस तरीके से दुविधा में तब्दील हो गई है, और सारी व्यवस्था स्ट्रक्चर पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के अधिकारियों से सवाल जरूर कीजिएगा ज्ञानेंद्र, और पूछिएगा कि आखिरकार कब इसको स्ट्रेचर से हटाएंगे, क्योंकि मरीज भी एक समय बाद स्ट्रेचर से हट जाता है। आपकी ये जो व्यवस्था है जो इस वक्त स्ट्रेचर पे पड़ी हुई है, ये कब सुचारू रूप से सही हो पाएंगी, चल पाएंगी, इसको भी लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जरूर सवाल कीजिएगा। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से खबर की बात की जाए तो दो बड़ी खबरें हैं। लेकिन पहली खबर अखंड आपको बता दें कि जिस तरीके से बीच में एक मामला आया था कि अभी मुक्तेश्वर नंद वाले मामले में जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब
कहीं ना कहीं अखंड एक कह सकते हैं कंट्रोवर्सी का एक माहौल कहीं ना कहीं जिले में शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे लोग अपने फेसबुक अकाउंट्स हो या ट्विटर अकाउंट्स में हर जगह पर एक मैसेज एक तय किया जा रहा है, क्योंकि जिस मामले में जो हवाला दिया गया था कि कोविड का हवाला है, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया था, आवाज काफी तेज थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, उस जयंती के दौर पे जिले में कई जगह ऐसे अनगिनत जगहें थी जहाँ पे डीजे बजाए गए, तमाम ऐसी शोभा यात्राएं निकाली गई। लेकिन अब लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये जरूर लिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया, क्या जो साउंड था वो अत्यधिक आवाज में नहीं थे, क्यों इस तरह की चीजें की, पुलिस या प्रशासन की बात के दुर्व्यवहार उन्होंने क्यों किया। अब इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही है, एक के बाद एक लोग लगातार अपने सोशल मीडिया पे चीजें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभिमुक्तेश्वर नंद पे तो मुकदमा उनके जो सहयोगी थे जिनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया, उन तीनों पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का कहीं ना कहीं दोहरा रवैया है, प्रशासन कहीं ना कहीं दोहरा रवैया करते हुए जो इस तरीके से अब ये चीजें हो रही थी, क्या ये पहले ये चीजें नहीं थी? क्योंकि अम्बेडकर जयंती पे शोभा यात्राएं निकली, डीजे बज रहे थे, क्या आवाज ज्यादा नहीं थी, भीड़ नहीं थी, वो सारे नियम अब कहाँ चले गए? तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, विपक्ष की बात की जाए या कुछ और भी जो छोरवैया टाइप के नेता है, तमाम ऐसे लोग अब लगातार इस चीज को तय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है जितेंद्र की देखिए भीमराव अम्बेडकर जयंती थी और तमाम जो लोग थे वो सभी लोग इस वक्त हर्ष उल्लास के साथ इस जयंती को मनाते हुए दिखाई दे रहे थे और पूरे देश में एक अलग ही नजारा था। कुछ लोगों को इसमें कमियां निकालना उनका काम है, वो कमी निकाल रहे हैं और किसी भी मामले को किसी से भी कंपेयर करना ये आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी चीज को किसी चीज से करेक्ट करना है, किससे कंपेयर करना है, साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अब अलग विषय है कि उसमें अगर हम कोविड नियमों की पालन की बात करें या फिर शंकराचार्य जी के कार्यक्रम की कोविड नियमों की बात करें तो अलग अलग विषय है, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो कार्यक्रम था वो एक पर्सनल कार्यक्रम कह सकते हैं, एक कहीं ना कहीं एक तरीके का कार्यक्रम हो सकता है जो उनके द्वारा आयोजित किया गया था या उनके लोगों के द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कार्यक्रम था, जो जयंती थी, ये पूरे देश में मनाई जा रही थी और जगह जगह इसको लेकर के उत्साह था लोगों में। तो उस उत्साह का एक कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का तरीका है। आप इसको किसी से कोई किससे कंपेयर कर देगा ये तो उसके ऊपर होता है। सोशल मीडिया में तो आजकल चला ही है कि सही और गलत तरीके सब कुछ अपने अपने हिसाब से, जिसको जो सही लगा उसने अपने हिसाब से प्रेजेंट किया, जिसको जो गलत लगा उसने अपने हिसाब से प्रेजेंट किया। तो तर्क और कुतर्क का एक बहुत बड़ा दायरा बन चुका है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीजों को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं, ये सही है ये गलत है। फिलहाल ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी वजह लगातार बनते चले जा रहे हैं और हमने देखा भी कि किस तरीके से नोएडा में जो श्रमिक आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन जो कहीं ना कहीं एक सैलरी को लेकर के था वो कितना हिंसात्मक हो गया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर थी तो सोशल मीडिया की थी। गैस क्राइसिस की सबसे बड़ी भूमिका जो है वो सोशल मीडिया की थी। किस तरीके से पूरे देश के लोगों को लाइन में लगा लिया गया पेट्रोल की कमी बता करके, सारा का सारा देश उमड़ पड़ा पेट्रोल लेने के लिए जबकि ऐसी कोई वजह नहीं थी। तो फिलहाल सब लोग एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, अपने अपने तरीकों से उसको सिद्ध करते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन को भी जितेंद्र जरूर सतर्कता बरतनी चाहिए और ऐसे जो गैर जिम्मेदार लोग हैं जो किसी भी चीज को किसी से कंपेयर कर देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन ने इस पर कुछ किया है क्या? नहीं, बिल्कुल अगर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया इसमें नहीं आई है, ना ही अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, अगर नहीं आ रही है तो अपने आप में बनता है, क्योंकि देखिए सारी चीजें सोशल मीडिया का एक अलग आज की डेट में देखा गया कि किस तरीके से लोग यूज की जगह मिसयूज ज्यादा करते हैं, यूज कम करते हैं मिसयूज ज्यादा करते हैं और इसी से अफवाह फैलती है। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर बयान देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, वो उस पर कुछ बोलने से बचते हुए नजर आते, कुछ भी नहीं बोलते। शायद इसकी वजह है कि लगातार इस तरीके की चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही है। जितेंद्र बिल्कुल अखंड, स्वाभाविक बात है जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, फिलहाल पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, तो स्वाभाविक बात है लोग अपने अपने जो उनकी भावनाएं हैं वो प्रकट कर रहे हैं। वहीं अखंड अब दूसरी खबर की बात की जाए तो बस्ती पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के नेतृत्व में बस्ती में BNS 136 के तहत लगभग 50 लोगों के ऊपर जो है एक कार्रवाई की गई। कार्रवाई इन द सेंस ये कहा जाए कि उन लोगों को 6 महीने के लिए तामील किया गया कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उन लोगों के ऊपर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जो जिला बदर लोग थे या जो आपराधिक टाइप के लोग थे उन सभी के यहाँ पे नोटिस भी चस्पा की गई कि क्योंकि ज्यादातर जो लोग है वो पुरानी बस्ती के क्षेत्र के लोग, ज्यादातर वहाँ के लोग, क्योंकि अक्सर ये भी माना जाता है कि उस क्षेत्र में जो है ज्यादातर लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो आपराधिक किस्म के, तो उन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है
50 लोगों के यहाँ पे नोटिस चस्पा की गई है। 2 लाख के जुर्माने की भी बात सामने है कि अगर कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसमें वो सम्मिलित पाए जाते हैं तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अखंड। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई करना चाहिए और जिस कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं बस्ती के नए एसपी, वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है और कहीं ना कहीं जो अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए पुलिस का, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार एक के बाद जितेंद्र ने बताया कि बस्ती में किस तरीके से पुलिसिंग बदली है। जो पहले जिस पुलिस पर लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, यशवीर सिंह के आने के बाद उस पुलिसिंग में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है कि जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ है, जनता राहत की सांस ले रही है, ये एक बड़ी वजह है। फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और जिस तरीके से पुलिस ने लगातार वहां पर बेहतर प्रयास किए हैं, बेहतर कदम उठाए हैं नए एसपी के नेतृत्व में, तो सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार क्या जिम्मेदार अधिकारी जब होता है, क्या अगर अधिकारी चालाक होता है तो वहां की जो तस्वीर होती है वो बदल जाती है। और साफ तौर पर जितेंद्र भी बता रहे हैं कि बस्ती में इस वक्त जो हालात हैं वो बदले हुए हैं और अपराधियों के मन में खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर को बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र 2 मुख्य खबरें बताई बस्ती से कि किस तरीके से वहां पर सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हर चीज को एक अलग अलग तरीके से कंपेयर करने की जो एक नया तरीका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक किसी तरह से कोई बातें नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया में लगातार किसी भी चीज को लेकर के एक नई बहस छिड़ जाती है, जिस बहस के बाद वो रिजल्ट या एक दूसरे को गलत और सही साबित में ज्यादा दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एक और चीज है कि आज महिला आरक्षण जो बिल है वो पेश हुआ है सदन में, जो 16 तारीख से 18 तारीख तक विशेष सदन है। इसमें कहीं ना कहीं चर्चा होगी और साफ तौर पर इस सदन में जब ये विधेयक पेश हुआ तो महिला आरक्षण को लेकर के तो सभी दल एक मत थे, लेकिन परिसीमन को लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर डीएमके की बात की जाए तो उन्होंने इसका विरोध किया, साफ तौर पर उन्होंने इसकी प्रतियां जलाने की जो खबरें आ रही है कि उन्होंने प्रतियां जलाई, साथ ही साथ काले झंडे की बात कही। तो वहीं पर जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप कोई भी झंडा जलाइए, चाहे कोई भी झंडा लहराइए, चाहे पीला झंडा लहराइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अलग बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, उस पर भी जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है तो आप सारी महिलाओं को, सारी मुस्लिम महिलाओं को आप टिकट दे दीजिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल है और इसको लेकर के कल वोटिंग होगी जो शाम को 4 बजे करीब होगी। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में 181 और 251 या 256 के करीब जो मत पड़े हैं वो उसके पक्ष में पड़े हैं। अब इसको लेकर के कल 4 बजे वोटिंग होगी और देखना होगा कि जो ये विधेयक आ रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल है, 33% महिलाओं को आरक्षण की बात कही जा रही है विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन उसके साथ ही परिसीमन की भी बात की जा रही है जिसका समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इसके जरिए जो डेमोग्राफी उसको बदलने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन साफ तौर पर जो तंज है वो दिखाई दे रहा है सरकार तमाम विपक्षी लोगों पर करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये पहले से ही मन बना करके आए हैं, इसका विरोध करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो ये महत्वपूर्ण विधेयक आए हैं, इन विधेयकों पर विपक्ष और सरकार के बीच में किस तरीके की नूराकस्ती देखने को मिलती है, या आपसी तालमेल के साथ ये आगे बढ़ जाता है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष आज विरोध कर रहा है वो अपने विरोध पर कायम रहता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।